आइए आपको मिलवाती हूँ डिम्पल से। नई दिल्ली की चांदनी चौक की डिम्पल। डिम्पल एक बहुत ही मजाकिया किस्म की लड़की थी जिसे हर वक्त मस्ती मजाक हंसी ठिठोली करना पसंद था। कैसा भी माहौल हो, किसी का कैसा भी मूड हो, डिम्पल बिना मजाक के रह नहीं सकती थी। और उसके इसी मजाकिया स्वभाव से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसकी शादी राज से करवा दी थी। शादी के बाद भी डिम्पल बस वैसी की वैसी ही रही। अरे बहू, आटा लाना तो मैं लगा देती हूँ। आटा कोई तेल थोड़ी ना है मम्मी जी जो आप लगा देंगी। वाह बहू वाह, हा हा हा, आटा कोई तेल नहीं है। अरे हो गई तुम ससुर बहू की हंसी ठिठोली। और बहू तू ना मुझसे मजाक मत किया कर। अपना पति है ना, उसी से करना ये मजाक, वो भी कमरे के अंदर अकेले में। ये बदतमीजी बाहर आई तो अच्छा नहीं होगा। खाना भी अंदर जाकर बाहर आ ही जाता है मम्मी जी, उसे भी कोई रोक नहीं पाता। फिर आप मेरी बदतमीजी को अंदर रहने के लिए क्यों कह रही हैं? कहीं वो अंदर रहते रहते मर न जाए। इस बार मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हारी बहू और तुम समझो, मैं तो चला। डिम्पल और आशा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ राज आकर कहता है, आज रात को मेरे कुछ बिजनेस क्लाइंट आने वाले हैं, तो प्लीज डिम्पी अपना ये मजाक उनके सामने मत करना। मजाक करने का इतना ही शौक है तो अकेले में कर लेना। अरे मजाक है या पोची? जिसे देखो कहता है अकेले में कर लो, अकेले में कर लो। ठीक है, नहीं करूंगी मजाक, ले आओ अपने बिजनेस क्लाइंट्स को। अरे मैं भी ना नए कपड़े निकाल लेती हूँ। तेरे बिजनेस क्लाइंट के सामने ये पुराने कपड़े पहनूंगी ना तो घर की सारी इज्जत ही चली जाएगी। वो रेड वाली साड़ी पहन लीजिए ना मम्मी जी। अरे पर कहाँ से पहनूं साड़ी? इस लड़के से बोल बोल कर मेरा गला बैठ गया है कि मेरा एक ब्लाउज बनवा दे। बिना गोल्डन ब्लाउज के कौन सी साड़ी पहनूं मैं? एक ऐसा ब्लाउज भी तो होना चाहिए ना जो सभी साड़ियों के साथ चल जाए। पहले के सारे ब्लाउज तो ढीले हो गए हैं। तू जो मेरा दिन भर खून चूसती रहती है। अरे आप तो मुझे ही बोलने लग जाती है मम्मी जी। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। माँ है कि जिसके कपड़े ही कम पड़े रहते हैं और दूसरी बीवी जिसका मजाक खत्म ही नहीं होता। अरे कुछ भी पहन लेना मम्मी, अभी मुझे ऑफिस निकलने दो। अरे पैदा करके बड़ा कर दो तो इन्हें वही माँ भारी लगने लगती है। खैर बहू तू जा, कहीं से मेरे लिए गोल्डन ब्लाउज का इंतजाम कर। एक मिनट में हंसना और एक मिनट में रो देना। लगता है डिम्पल के साथ रहते रहते आशा भी अपनी बहू की तरह हो गई थी। अब सबको इंतजार था रात होने का। धीरज जी समय से पहले तैयार होकर राजा बाबू बनकर अपने बेटे के बिजनेस क्लाइंट के आने का इंतजार करने लगते हैं। ठीक 7 बजे राज अपने बिजनेस क्लाइंट के साथ वहां पहुंचता है। राज के साथ साथ सभी की नजरें डिम्पल पर ही रहती हैं। न जाने कब वो कौन सा टॉन्ट मार दे। अरे भाभी, आपने येलो ड्रेस के साथ गोल्डन ज्वेलरी क्यों पहन रखी है? कोई नया ट्रेंड है क्या? जाओ तो राज, कबर से जो तुमने मेरे लिए डायमंड का नेकलेस लाया था ना, लेकर आना तो। ओ, पर तुम कैसे लाओगे नेकलेस? तुमने तो मुझे कभी नेकलेस दिलाया ही नहीं। मोए 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 मोए, इतना समझाने के बाद भी तुम सुधरी नहीं। अब तुम देखो डिम्पी, मैं कैसे तुम्हारा मोए मोए करता हूँ। और बस इसके बाद राज सोच लेता है कि डिम्पल के होश ठिकाने लगाकर ही रहेगा। हंसी ठिठोली के बाद सभी बैठकर खाने का मजा ले रहे होते हैं कि चुपके से राज डिम्पल को आंख मार देता है, जिसे देखकर डिम्पल घबरा जाती है और इशारे में उससे कहती है, ये क्या, मम्मी पापा यहीं बैठे हैं, हद होती है। अगली सुबह डिम्पल सो रही होती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने अपने मम्मी पापा को देखकर हैरान हो जाती है। मम्मी आप यहाँ? अरे तेरी हरकतें देखकर तो आने का मन ही नहीं था, पर दामाद जी ने बुलाया तो आना तो था ही ना। आखिरकार हमारी समस्या वही तो झेल रहे हैं। और ये कोई समय है सोए रहने का? वैसे टाइम क्या हुआ है पापा? ओ, आप कैसे बता पाएंगे? आपके पास तो घड़ी ही नहीं है। मोए मोए। डिम्पल ऐसा कह ही रही होती है
कि दरवाजे के पीछे से राज आकर उसे फ्लाइंग किस दे देता है, जिसे देखकर वो फिर से घबराकर शांत हो जाती है। शादी के बाद तुम एक बार भी अपने मायके नहीं जा सकी ना, इसलिए मैंने मम्मी पापा को यहीं बुला लिया। अब मैंने सोचा जिस डिब्बे में उन्होंने अपना कचरा फेंका है उस डिब्बे को जरा वो भी तो सूंघ लें। सही कहा ना पापा जी? हम तो बचपन से ही सूंघ रहे हैं बेटा, सूंघ सूंघ कर तो मेरी नाक ही सड़ गई है। राज के बर्ताव में ऐसा बदलाव देखकर डिम्पल आश्चर्य में आ चुकी थी। आज तक जो सबका मजाक उड़ाती थी, कोई उसका मजाक उड़ाकर चला गया था। आप अभी तक यही हैं? आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? डिम्पल के ये कहते ही वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं राजी? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, अपने पति से। पति? कौन? मैं तो नौकर हूँ तुम्हारा डार्लिंग। अरे दामाद जी क्या कह रहे हैं डिम्पल? मतलब तुम अभी भी नहीं सुधरी? और इसके पहले कि डिम्पल फिर से कुछ कहती, राज अपना चेहरा छिपाकर उसे फ्लाइंग किस दे देता है। डिम्पल जहाँ भी जाती राज उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता। डिम्पल जैसे ही किचन में जाती है राज वहाँ भी चला जाता है और अपनी माँ के सामने कहता है, तो तुम यहाँ हो डार्लिंग? आप बाहर बैठिए ना, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर रहूँ या यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी मदद करने तो आया हूँ। अरे आ गया है तो उसे रहने देना बहू, क्यों बाहर भेज रही है? बेचारे को अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए तो मेरे पीछे पीछे आ गया। काश मैं आपको बता पाती मम्मी जी, ये किसके पीछे आए हैं। न जाने कौन से सस्ते नशे कर लिए हैं इन्होंने। जब देखो वही चीज, जब देखो वही चीज। किसी ने देख लिया तो बेकार में ही मेरी क्लास लग जाएगी। नाश्ता बनाकर आशा और डिम्पल बाहर टेबल पर सभी के लिए लगाते हैं और पूरा परिवार एक साथ खाने बैठ जाता है। अपनी बुरी आदत से परेशान डिम्पल जैसे ही अपने ससुर जी का मजाक उड़ाना चाहती, राज उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता, जिससे वो घबराकर फिर से चुप हो जाती। अरे क्या कर रही हो? कोई देख लेगा ना। चुप क्यों हो गई डिम्पी? तुम कुछ कह रही थी क्या? अरे एक बात तो माननी पड़ेगी समधन जी और समधी जी, जब से आप दोनों आए हैं ना, बहू का मजाक थोड़ा कम हो गया है, नहीं बेटा? क्या पता मम्मी, मैं तो आज किसी और ही ख्यालों में डूबा हुआ हूँ, है ना डिम्पी? अब डिम्पल जब भी किसी का मजाक बनाने जाती, राज उसे आंख मार देता या फ्लाइंग किस दे देता या कुछ ऐसी हरकत कर देता जिससे घबराकर डिम्पल चुप हो जाती। और इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और बिना किसी का मजाक उड़ाए बेचारी डिम्पल बड़ा सुस्त महसूस कर रही थी। और जैसे ही रात को वो अपने कमरे में जाती है, अपने पति को खुद से बात करते सुन लेती है। मेरे बिजनेस क्लाइंट के सामने मेरा मजाक उड़ाया था ना तुमने डिम्पी, अब करके दिखाओ मजाक। ऐसा मोए मोए करूंगा तुम्हारा कि सारा मजाक ही भूल जाओगी। ओह, तो ये सब इनकी चाल थी। अब मैंने भी आपके होश ठिकाने नहीं लगाए ना पतिदेव, तो मेरा नाम भी डिम्पल नहीं, मोई मोई। और अगले दिन संडे को राज फिर से अपने बिजनेस क्लाइंट को अपने घर बुलाता है और सभी मिलकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी राज कहता है, तुम लोगों ने कभी भैंस को किस किया है? वैसे कैसे करोगे तुम लोग? तुम लोगों के पास तो भैंस है ही नहीं, पर मेरे पास है। और ये कहकर राज डिम्पल की ओर बढ़ता है, पर इस बार डिम्पल घबराती नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि राज ये सब क्यों कर रहा है। वो सीधे रसोई में जाती है और अपने गालों पर काली मिर्ची का पाउडर लगा कर आती है। मैंने तो गधे को किस किया है बाबा, मैं तो बता देती हूँ। नहीं विश्वास होता तो अभी करके दिखा देती हूँ। वैसे तुम क्या कह रहे थे रोज? तुमने भैंस को किस किया है? जरा कैसे, दिखाना तो। हाँ अभी लो। और ऐसा कहकर जैसे ही राज डिम्पल को किस करता है, डिम्पल के गाल पर लगी मिर्ची उसके मुंह में लग जाती है और वो उफ उफ करने लगता है। एसी चला दो क्या पतिदेव? पर तुम एसी का क्या करोगी? तुम्हें गर्मी थोड़ी ना लग रही है, तुम तो मिर्ची से उफ उफ कर रही हो। मोई मोई। इतनी कोशिश के बाद भी तू बहू से जीत नहीं पाया बेटा। वैसे भी ठीक है ना, 3 दिनों से इसे चुप चुप देख कर ना हमें भी कमजोरी आने लगी थी।
इसके फालतू के मजाक की आदत जो हो गई है सभी को। कहते हैं ना, हर इंसान कहीं ना कहीं रहने के लिए बना ही होता है। हरिशंकर और मनोरमा हमेशा डिम्पल के लिए परेशान रहते थे, इस चिंता में कि उसे कौन अपने घर की बहू बनाएगा। इस कहानी को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि बहू बनने के बाद डिम्पल के जीवन में कोई भी तकलीफ आई होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।